नमस्कार दोस्तों। जो इंडियन रुपी है वो एक तरफ तो डेप्रिशिएट हो रहा है यानी कि वीक हो रहा है अगेंस्ट डॉलर, और वहीं दूसरी तरफ जो इंडियन रुपी है वो एप्रिशिएट हो रहा है यानी कि स्ट्रेंथन हो रहा है अगेंस्ट इट्स मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स। तो अगर हमें कैलकुलेट करना है कि हमारे रुपी की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो रही है या एप्रिशिएट हो रही है अगेंस्ट मेजर करेंसीज, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो इससे पहले हमने पढ़ा था नॉमिनल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट में क्या पढ़ा था कि अगर हमें $1 को खरीदने के लिए 80 रुपीज देने पड़ रहे हैं तो $1 = 80 हमारी नॉमिनल एक्सचेंज रेट हो गई। और अगर यही चीज हमें मल्टीपल करेंसीज के अगेंस्ट मेजर करना है कि हमारी करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है डेप्रिशिएट हो रही है, तो हम नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करेंगे। तो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है? एक ऐसा इंडेक्स है जो हमें बताता है कि हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है डेप्रिशिएट हो रही है अगेंस्ट मल्टीपल करेंसीज जिनसे हम ट्रेड करते हैं। तो अब जो हम ट्रेड करते हैं उसका जो वॉल्यूम होता है वो अलग होता है हर कंट्रीज के साथ, किसी के साथ ज्यादा करते हैं किसी के साथ कम करते हैं। तो अगर हमें एग्जैक्ट एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन निकालना है तो हम हर कंट्रीज की करेंसी को एक वेट असाइन करते हैं, इसलिए इस इंडेक्स को वेटेड एवरेज इंडेक्स बोलते हैं। मेजर जो ट्रेड करते हैं वो डॉलर में ही करते हैं, तो डॉलर को मान लीजिए हम 60% करते हैं तो डॉलर को हम असाइन कर देंगे 0.6। फिर मान लीजिए चाइना का जो युआन है हम 20% उससे करते हैं तो इसको हम असाइन कर देंगे 0.2। बची हुई करेंसीज को हम असाइन कर देंगे उनके ट्रेड वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। फिर मल्टीप्लाई करके फिर इनको प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? हमारी नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होगी। तो जो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है उसमें भी हम सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे जो हमने नॉमिनल एक्सचेंज रेट में किया था, यानी कि अब्रॉड की करेंसीज अपॉन में आएगा डोमेस्टिक करेंसी। तो अगर मान लो सॉल्व करने के बाद कुछ वैल्यू आती है x, यानी कि x पर रुपीज, अगर ये x इंक्रीज होता है यानी कि x को हम 100 मान लेते हैं एक इंडेक्स नंबर सिंप्लीफाई करने के लिए, तो अगर ये x इंक्रीज होता है तो इट मींस हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो एप्रिशिएट हो रही है। इस x इंक्रीज होने का मतलब क्या है? यानी कि अगर हमें पहले हमारी करेंसी यानी कि डोमेस्टिक करेंसी की बास्केट के बदले इतनी बास्केट ऑफ करेंसी मिल रही थी फॉरेन करेंसी, और अगर ये इंक्रीज होता है तो इट मींस हमें यानी कि हमें पहले के कंपेयर में बड़ी बास्केट मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है? हमारा जो रुपी की वैल्यू है वो एप्रिशिएट हो रही है। पहले हमें छोटी बास्केट मिल रही थी, अब हमें कंपैरेटिवली बड़ी बास्केट मिल रही है, तो इसका मतलब रुपी की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है यानी कि रुपी स्ट्रेंथन हो रहा है, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है एक्सपोर्ट्स है वो लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे पहले के मुकाबले। और अगर हमें पहले के कंपेयर में ज्यादा करेंसी मिलेगी फॉरेन करेंसी मिलेगी तो इट्स मींस हमारे लिए इंपोर्ट सस्ते हो जाएंगे तो हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है? अगर हम नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर देते हैं यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी कि दोनों कंट्रीज में प्रोडक्ट की प्राइसेस कितनी है उससे अगर एडजस्ट कर देते हैं तो हमारे पास रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आ जाएगा। तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है? अगर नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को हमने इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर दिया तो हमारा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आ जाएगा। तो यानी कि हम यहाँ पे वेट के साथ साथ हम दोनों कंट्रीज में प्रोडक्ट की प्राइसेस भी लेंगे, फिर जो नंबर आएगा वो हमारा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होगा। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट हमें क्या बताता है? रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट हमें ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बताता है। वही जो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट था वो हमारी करेंसी की वैल्यू बताता है, यानी कि हमारी करेंसी की कॉम्पिटिटिवनेस बताता है फॉरेक्स मार्केट में। तो ये हमें रियल कॉम्पिटिटिवनेस बताता है ट्रेड की। तो नॉमिनल और रियल में जो डिफरेंस है वो सिर्फ इन्फ्लेशन का है। और ये दोनों क्या है? ये दोनों इंडेक्सेस है। जैसे हम CPI और WPI इंडेक्स लेते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसमें भी हम क्या लेते हैं? एक बास्केट लेते हैं, उसमें कुछ गुड्स एंड सर्विसेज रखते हैं। अगर वो उस बास्केट का प्राइसेस बढ़ जाता है तो इट मींस कि आपकी जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ गई, और अगर उस बास्केट का प्राइस कम हो जाता है तो यानी कि आपकी इन्फ्लेशन कम हो गई। तो WPI CPI भी क्या एक इंडेक्स है, ऐसे ही रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है? आपके इंडेक्सेस है। तो जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो आपको रियल पिक्चर शो करता है आपके ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस की। रियल मतलब क्या है? यानी कि आप एग्जांपल लो कि आपकी जो सैलरी है वो 100 रुपए है और आपकी सैलरी 10% से इंक्रीज हो गई, यानी कि आपकी जो सैलरी 100 थी वो 110 हो गई, पर जो इन्फ्लेशन है वो 15% है। जो आपकी रियल सैलरी है वो एक्चुअली में पहले से कम हो गई, तो आपकी जो अब रियल सैलरी है वो 95 रुपीज बची, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से
आप पहले के कंपेयर में चीजें कब कंज्यूम कर पाएंगे। तो मतलब रियल सैलरी आपको रियल पिक्चर शो करता है, ऐसे ही जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है आपको रियल कॉम्पिटिटिवनेस शो करता है। यानी कि आपकी नॉमिनल करेंसी है वो एप्रिशिएट हुई है डेप्रिशिएट हुई है उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी साथ में परचेजिंग पावर कितनी है वो आपको रियल पिक्चर शो करता है। तो ये डिफरेंस है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में और नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, वो क्या है कि जो आरबीआई है वो 15-16 को एज ए बेस ईयर मानता है जब रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट या नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करते हैं। तो जो 15-16 है बेस ईयर मानना है, यानी कि 15-16 की जो वैल्यू है उसको आप 100 लेते हो एज ए इंडेक्स। और जो आरबीआई है वो दो बास्केट यूज करता है, एक 6 करेंसीज की यानी कि जो 6 मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है, और एक 40 करेंसीज की जो 40 मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स है। ये 40 है, ये पहले 36 हुआ करता था, 36 करेंसीज लेते थे, पर हमने उस 36 में से 4 करेंसीज को माइनस कर दिया जो कि ज्यादा वॉलेटाइल थी, यानी कि उनकी जो प्राइसेस थी वो फ्लक्चुएट होती थी, और 4 को माइनस कर दिया प्लस 8 नई करेंसीज हमने ऐड कर दी, तो अब ये 40 हो गया। तो दो बास्केट्स यूज करते हैं हम, 6 और 40। देन रीर अगर अबव 100 जाता है, यानी वो क्या शो करता है कि हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो ओवर वैल्यूड है अगेंस्ट मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स। तो ये आरबीआई ने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट इश्यू की है 2024 के नवंबर में। तो ये जो ग्राफ शो किया है ये 40 करेंसीज को ले रहा है, और 15-16 बेस ईयर है, यानी कि 100 15-16 को लिया है हमने, और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा है। तो हमारा जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो 108.14 है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी करेंसी है वो एप्रिशिएट हो रही है और ओवर वैल्यूड है बाय 8%। और इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे जो आपके ट्रेड है वो लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे फॉरेन वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि आपकी जो करेंसी है वो एप्रिशिएट हो रही है, यानी कि आपकी करेंसी महंगी हो रही है फॉरेनर्स के लिए। तो अगर आपका प्रोडक्ट महंगा हो रहा है तो वो क्यों इंपोर्ट करेंगे, तो यानी कि आपका जो एक्सपोर्ट है वो लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। तो जब भी आपका रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट या नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ऊपर जाता है बढ़ता है तो इसका मतलब करेंसी एप्रिशिएट हो रही है, और अगर नीचे जाता है तो मतलब आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। ये जो डाटा है ये जनवरी 2022 से नवंबर 2024 का है। अब हम यूपीएससी का पीवाईक्यू कर लेते हैं। तो 2022 का क्वेश्चन है, with reference to Indian economy consider the following statements. An increase in nominal effective exchange rate NEER indicates the appreciation of rupee। यानी कि आपका नॉमिनल NEER जब इंक्रीज होता है तो इसका मतलब आपकी करेंसी एप्रिशिएट होती है। तो ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि आपके रुपये के बदले आपको ज्यादा बड़ी बास्केट मिल रही है, तो ज्यादा बड़ी बास्केट मिल रही है तो हमारे रुपए की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है। An increase in real effective exchange rate indicates an improvement in trade competitiveness। ये स्टेटमेंट गलत है। जब रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आपका इंक्रीज होगा तो आपके जो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस है वो इंप्रूव नहीं होंगे, वर्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आपकी रीर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, आपकी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है, और आपकी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है तो फॉरेनर्स के लिए आपकी करेंसी महंगी हो रही है, तो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, तो आपका ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूवमेंट नहीं होगा, वर्स हो जाएंगे। देन थर्ड स्टेटमेंट है, an increasing trend in domestic inflation relative to inflation in other countries is likely to cause an increase in divergence between NEER and REIT। ये हमने पढ़ा था कि NEER और REIT में जो डिफरेंस है वो इन्फ्लेशन का ही है, तो अगर इन दोनों में डाइवर्जेंस हो रहा है तो आपका इन्फ्लेशन की वजह से हो रहा है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, यानी कि आपकी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है और सेकेंड वाली गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, 1 and 3 ओनली। फिर ये सैंपल क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट यानी कि रीर इज एन इन्फ्लेशन एडजस्टेड एवरेज रेट। इन्फ्लेशन एडजस्टेड एवरेज रेट नहीं, इन्फ्लेशन एडजस्टेड वेटेड एवरेज एट विच रुपी इज एक्सचेंजेबल विद यूएस डॉलर। ये हमारा गलत। तो जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो हम सिर्फ डॉलर के अगेंस्ट नहीं करते, हम बास्केट ऑफ मल्टीपल करेंसीज के यानी कि मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स के अगेंस्ट हम कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत है। देन सेकंड स्टेटमेंट आ जाती है, अ डिक्रीज इन रीर डिनोट्स एप्रिसिएशन इन रुपीस वैल्यू। तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत है। अगर आपका रीर डिक्रीज हो रहा है तो आपकी जो
रुपी की वैल्यू है वो भी डेप्रिशिएट होगी। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो रीड अबव 100 डिनोट्स दैट रुपी इज अंडर वैल्यूड। ये भी स्टेटमेंट गलत है। हमने देखा अगर रीड 100 से ऊपर जाता है तो मतलब आपकी करेंसी ओवर वैल्यूड है, और अगर 100 से नीचे होता है तो मतलब आपकी करेंसी अंडर वैल्यूड है। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट, तो इसमें नन आ जाएगा, आंसर डी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा।